हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न शामिल हैं, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, जिसमें फिर से 50 प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 151। प्रश्न संख्या 151 है कि निम्नलिखित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि जो मानवीय गलती होती है वो यहीं पे होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पवन तंत्र है। ठीक है, मानसून पवन, स्थल एवं सागर समीर, ध्रुवीय पवन एवं चिनूक पवन, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहले तो हम लोग इनकी व्याख्या समझ लेते हैं कि जो मानसून पवन और स्थल एवं सागर समीर हैं, ये जो है टेम्पररी विंड हैं। कैसी पवन है? टेम्पररी विंड है या सामयिक पवन जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्रुवीय पवन क्या है? प्लेनेटरी विंड है ये। ठीक है, प्रचलित पवन भी हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, चिनूक क्या है? ये लोकल विंड है, स्थानीय पवन बोला जाता है। ठीक है, तो अब दैनिक पवन तंत्र की बात कर रहा है, तो स्थल एवं सागर समीर जो हैं ये दिन के अनुसार परिवर्तित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मानसूनी पवनें हैं वो 6 महीने में स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं, जबकि जो स्थल एवं सागर पवन हैं, समीर हैं, ये प्रत्येक दिन स्थल से सागर की तरफ और सागर से स्थल की तरफ चलती हैं। तो ये दैनिक पवन तंत्र है, मतलब एक ही दिन में 24 घंटे में ही अपनी दिशा को बदल देती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थल एवं सागर समीर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर महान झीलों के तट पर स्थित नहीं है। प्रश्न पूछा कौन सा स्थित नहीं है। 4 शहर दिए गए हैं, तो हम समझ लेते हैं। जो डुलुथ शहर है हमारा, वो सुपीरियर झील पर स्थित है। जो अमेरिका की महान झीलें हैं, इनसे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें संसार की सभी झीलों के बारे में बताया गया है और जो अमेरिका की महान झीलें हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं। डुलुथ जो है सुपीरियर झील पर स्थित है। शिकागो जो है वो मिशिगन झील पर स्थित है और डेट्रॉयट जो है वो इरी झील पर स्थित है। बच रहा है हमारा पिट्सबर्ग। ठीक है, पिट्सबर्ग जो है झील पे नहीं, झील के दक्षिण में स्थित है। यदि आप देखेंगे अमेरिका के मैप में, तो इस तरह कुछ सुपीरियर झील ऐसे फैली हुई हैं। यहाँ पर जो है पिट्सबर्ग है। तो इन महान झीलों के दक्षिणी भाग में पिट्सबर्ग स्थित है, जो कि किसी झील के तट पर स्थित नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। यहाँ पर जल संधियों की बात की गई है कि सिंगापुर जो द्वीप है, अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे मलय प्रायद्वीप है और यहाँ पर सिंगापुर है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी जल संधि है उसकी बात की गई है। सभी जल संधियों हम लोग व्याख्या देख लेंगे, बेहतर हो जाता है। तो जो अगर हम मलक्का जल संधि की बात करें, तो आपको पता है मलेशिया मतलब मलय प्रायद्वीप जिसको हम लोग कहते हैं, और सुमात्रा के बीच है। इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। कौन सा? मलक्का जल संधि। यहाँ पर आप याद रखिएगा, मलय प्रायद्वीप की बात हो रही, मलेशिया से मतलब। ठीक है, फिर दूसरी अगर हम बात करें सुंडा जल संधि की, तो जो सुंडा जल संधि है वो सुमात्रा एवं जावा को अलग करती है। सुमात्रा एवं जावा को अलग करती है। तीसरा क्या है? बेरिंग जल संधि, एशिया का जो रूस का पार्ट है उसको अलग करती है यूएसए के अलास्का से। ठीक है, तो बचा हमारा क्या? जोहोर जल संधि। अगर हम जोहोर जल संधि की बात करें
तो जोहोर जल संधि जो है मलेशिया के मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। मलय प्रायद्वीप को किससे अलग करती है? सिंगापुर से अलग करती है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का जो है ये सही उत्तर हो जाएगा जोहोर जल संधि। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन उभार मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग है जो अवस्थित है। किसकी बात हो रही है? डॉल्फिन उभार की बात हो रही है जो मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा है, लेकिन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे अटलांटिक महासागर की अगर हम चर्चा करें, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा में अटलांटिक महासागर में कुछ एस आकार में ऐसे फैला हुआ है। तो ये जो उभार है इसका जो उत्तरी भाग है, इधर वाला जो उत्तरी भाग है, इसको हम लोग डॉल्फिन उभार कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन उभार कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग है इसका, कटक का, मध्य महासागरीय कटक का, उसको हम क्या कहते हैं? चैलेंजर उभार कहते हैं। तो जो डॉल्फिन उभार है वो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। 154 नंबर प्रश्न का विकल्प ए सही हो जाएगा। विषुवत रेखा के उत्तर में जो उभार स्थित है उसको हम क्या कहते हैं? डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन कटक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सेम वही प्रश्न फिर से आ गया है कि महासागरीय कटक को उनके महासागर से मिलाना है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो डॉल्फिन कटक है वो उत्तरी अंध महासागर विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ए का 4 हो गया। चैलेंजर कटक दक्षिण में स्थित है, तो बी का 1 हो गया। ठीक है, और क्या है? लक्काद्वीप चौगोस कटक, ये अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में। तो क्या हो गया? सी का 3 हो गया। ठीक है, और डी जो है कारगुल या कारगुलेन गासबर्ग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कारगुलेन गासबर्ग, ये कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का 2। तो 4132 हमारे मिल रहे हैं विकल्प बी में। तो 155 नंबर का जो है सही ऑप्शन विकल्प बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पॉटजाल मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि शंकुधारी वन जो हैं वो शीत एवं आर्द्र जलवायु में विकसित होते हैं। ठीक है, जलवायु प्रदेश होते हैं ये, या वहाँ पर विकसित होते हैं। यहाँ पर जो है तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है। कम तापमान के कारण जो सिलिकेट के खनिज उनका विघटन नहीं हो पाता है, जिससे कि मृदा में सिलिका की अधिकता हो जाती है। और किस तरह की मृदा का निर्माण होता है? पॉटजाल मृदा का निर्माण होता है। तो शंकुधारी वनों में कौन सी मृदा पाई जाती है? पॉटजाल मृदा पाई जाती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। तो भूगोल को जो है मानव पारिस्थितिकी के रूप में H.H. बैरोज ने जो है परिभाषित किया है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि भूगोल मुख्य रूप से, एक कथन है इनका, याद रखिएगा, पूछ देता है। भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। ये बात किसने कही है? H.H. बैरोज महोदय ने कही है। ठीक है, तो मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करता है, ये किसने कहा? H.H. बैरोज का कथन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। किसने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एकदम पूरी तरह से रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, किसने कहा है कि मानव प्रजाति
नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। तो ये कथन ग्रिफिथ टेलर महोदय का है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस कथन को दिया था, बताया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या था। जो मानव प्रजातियों को वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने किया है, तो उसमें प्रश्न है कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा आधार लिया था। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम प्रश्न को विकल्प देखें, विकल्प जो है बी, इसका सही उत्तर है। कपाल सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने वर्गीकरण किया था। उन्होंने कपाल सूचकांक को निकालने के सूत्र बताया था, कपाल की चौड़ाई बटे कपाल की लंबाई इंटू 100। जब इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो जो डाटा निकल के आएगा, उसमें उन्होंने उसके आधार पर 3 भागों में बांटा था। यदि 76 से कम आता है तो काकेसाइड प्रकार की प्रजाति होगी। यदि ये 76 से 81 के मध्य आता है तो मंगोल प्रजाति होगी, मंगोलाइड होगा। यदि 81 से अधिक आता है, 81 से अधिक आता है तो फिर ये निग्रोइड प्रजाति के होंगे। तो कपाल सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने 3 प्रजातियों में बांटा था मानव प्रजातियों को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच केंद्रित है या संकेंद्रित है। प्रश्न संख्या 160। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है विश्व की 50% जनसंख्या स्थित है। आप देखेंगे विश्व के जो बहुत बड़े देश हैं, जैसे भारत भी उस हिस्से में पड़ रहा है 20 डिग्री उत्तरी में। ठीक है, चीन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रमुख देश हैं, बांग्लादेश है, जो बहुत घनी आबादी के देश हैं, वो सब इन्हीं अक्षांशों में मिलते हैं। इसलिए विश्व की 50% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, करागांडा बेसिन निम्न में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। करागांडा बेसिन जो है प्रश्न संख्या 161 है, ये कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन अब करागांडा बेसिन जो है वो है कहाँ? ये कजाकिस्तान में पड़ता है। कई बार जो है ये न पूछ के कि कहाँ क्या उत्पादित होता है, कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो कजाकिस्तान में एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? करागांडा बेसिन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, आइसोडोपेन शब्द या आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया था या किस सिद्धांत में किया गया था। ठीक है, तो जो औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत है, मतलब उद्योगों की स्थापना से संबंधित जो सिद्धांत दिया था, किसने? वेबर महोदय ने। किसने दिया था? वेबर महोदय ने दिया था। उस सिद्धांत में वेबर महोदय ने आइसोडोपेन शब्द का इस्तेमाल किया था। और इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? वो था न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, भारत के तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु की वर्षा किसके द्वारा होती है। तो आप लोगों को ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के द्वारा भारत के जो है तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। ऐसे जब मानसून लौट रहा होता है इस तरह से, तो यहाँ से जो है जलवाष्प को ग्रहण कर लेता है और यहाँ तमिलनाडु के तट पर आकर के वर्षा करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देते हैं, बाण सागर परियोजना स्थित है। बाण सागर परियोजना स्थित है, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है बाण सागर परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि किसका सुमेल नहीं है। 4 जो है लौह इस्पात उद्योग केंद्र दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम देख लें, भिलाई छत्तीसगढ़,
बिल्कुल सही है। और भिलाई जो संयंत्र है वो रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, अगला क्या है, बोकारो झारखंड में, ये भी सही है। और ये भी जो है किसकी सहायता से निर्मित किया गया था, रूस की सहायता से निर्मित किया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। और ये किसकी सहायता से निर्मित किया गया था, ब्रिटेन की सहायता से निर्मित किया गया। जो राउरकेला है हमारा, राउरकेला आंध्र प्रदेश में ना होकर के कहाँ है, उड़ीसा में है। और ये जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो 165 का जो है सही विकल्प ए हो जाएगा। राउरकेला आंध्र प्रदेश में ना होकर के उड़ीसा में है। हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। 4 विकल्प दिए, तंजानिया, इथोपिया, इजिप्ट, सूडान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इथोपिया। इथोपिया के साथ साथ जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया, इन देशों को मिलाकर के जो एक संरचना बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे निकला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में, जब आप देखेंगे पूर्वी हिस्से में, तो उसको क्या कहा जाता है, हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिकागो नगर निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। शिकागो नगर, प्रश्न ऊपर भी आया था कि शिकागो जो है वो मिशिगन झील के तट पर स्थित है। शिकागो मिशिगन झील के तट पर स्थित है। और ये एक मांस प्रसंस्करण केंद्र है। मांस प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अच्छा, मिशिगन झील पे शिकागो के अलावा गैरी और मिल्वाकी भी स्थित हैं। जबकि हम अन्य झीलों पर अगर देख लें तो इरी पे जो है क्या है, डिट्रॉयट है। ठीक है, ओंटारियो पे टोरंटो है। और ह्यूरन झील पे जो है सडबरी नामक शहर स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सूची से मिलान करना है। एक तरफ कुछ पर्वत दिए गए हैं, चोटियां दी गई हैं, और उनकी किस श्रृंखला में स्थित हैं दिया गया है। तो हमें मिलान करना है। माउंट ब्लांक किसका है, ठीक है, तो माउंट ब्लांक जो है आल्प्स का ही है। बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पे दिया गया ए का 1। ठीक है, एकांकागुआ एंडीज का है। मैकिनले, जिसको कि देनाली नाम से भी हम लोग जानते हैं, इराकीज पर्वत श्रेणी है, उसमें जो अलास्का रेंज है उसमें स्थित है। ठीक है, और जो एल्बुर्ज है वो काकेशस श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपस में मैच कर रहे हैं ABCD के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, माउंट ब्लांक आल्प्स में, एकांकागुआ एंडीज में, मैकिनले जो है अराकीज, या आप उसको आल्प्स पर्वत बोल सकते हैं। ठीक है, और एल्बुर्ज काकेशस की, आपको पता है जो एल्बुर्ज है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। 4 विद्वान दिए गए हैं, एनेक्सिमेंडर, इमैनुअल कांट, स्ट्रैबो, हेरोडोटस। और ये किस चीज के फादर हैं वो जो है पूछा गया है। तो एनेक्सिमेंडर को फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला हमारा कथन सुमेलित है। इमैनुअल कांट को फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहा जाता है, अपवादवाद का जनक कहा जाता है इमैनुअल कांट, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रैबो को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है, ये कथन भी सही है। हेरोडोटस फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, हेरोडोटस जो है फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। तो हमारा जो चौथा विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, डी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। गंगेटिक गल्फ, गंगेटिक गल्फ जिसे बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, को पहली बार किसके द्वारा आलेखित किया गया था। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है।
गंगेटिक गल्फ, जिसे बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना था, इसको सबसे पहले किसने अवलेखित किया था, आलेखित किया था? तो इसको जो है आलेखित किया था टालेमी महोदय ने सबसे पहले आलेखित किया था। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया तथा लीबिया में विभाजित करने वाला पहला विद्वान कौन था? पहला विद्वान जो था वो हेरोडोटस महोदय थे। इन्होंने जो है इसको 3 भागों में बांटा था। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पेपर जो हुआ था उसमें थॉट से संबंधित ऐसे ही प्रश्न बहुत पूछे गए थे। ठीक है, तो हेरोडोटस महोदय ने जो है विश्व को, उस समय ज्ञात विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा था। किसमें? यूरोप, एशिया और लीबिया, जो कि अफ्रीका का हिस्सा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम किस धारा से जुड़ा हुआ है? हम्बोल्ट धारा भी उसको कहा जाता है, किसको? पेरू की धारा को। हम्बोल्ट धारा किसको कहा जाता है? पेरू की धारा को। आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये धारा बहती है, पेरू की धारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त, महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त के बीच फैले क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, मतलब मगन तट और जो गर्तें होती हैं उनके मध्य जो हिस्सा पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर किसके माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न अभी पीछे भी आ चुका है, उसको इस तरह से बताया गया था कि जो रूस का ये हिस्सा है किससे जुड़ा हुआ है? अलास्का से जुड़ा हुआ है। तो इधर क्या हो गया? आर्कटिक सागर हो गया, और इधर क्या हो गया? प्रशांत महासागर हो गया। तो यहाँ पर जो जल संधि पाई जाती है उसी को क्या कहा गया है? बेरिंग जल संधि कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, खोज का महान युग की काला अवधि जो है किसके बाद शुरू हुई? कौन सी सदी के बाद जो है खोज का महान युग शुरू हुआ है? तो ये जो है 15वीं शताब्दी के बाद जो है खोज का महान युग प्रारंभ हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, ईसाई यूरोप काल के दौरान प्रस्तावित TNO, आपने इस तरह देखा होगा, बना रहता है हम लोग उसमें TNO। ठीक है, कि में जो है टी किसका प्रतिनिधित्व करता है? टी जो है वो भूमध्य सागर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो अंधयुग कह सकते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार हुआ था। तो भूमध्य सागर को ये व्याख्या करता है TNO में, जो टी शब्द है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तरीय मृदा के समूह में है? ठीक है, मृदा का जो एक वर्गीकरण है अगर हम देखें तो उसमें हम लोग इस तरह देखते हैं, जोनल, एजोनल और तीसरा है इंट्राजोनल। ठीक है, इंट्राजोनल। ठीक है, मतलब क्या हुआ? क्षेत्रीय, अक्षेत्रीय और अंतः क्षेत्रीय, अंतः क्षेत्रीय। ठीक है, अब जो क्षेत्रीय मृदा होती हैं उनमें लेटराइट को, लाल मृदा को और प्रेरी को रखा जाता है। जो अक्षेत्रीय मृदा होती हैं उसमें जलोढ़, पर्वतीय और लोयस को रखा जाता है। जबकि जो अंतः क्षेत्रीय मृदा होती हैं उसमें क्षारीय हो गई, दलदली हो गई, पीट मृदा हो गई, इनको रखा जाता है। ठीक है, तो अक्षेत्रीय, अस्तरीय हमारे कौन सी बात हो रही? जलोढ़ मृदा की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या आ जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 178, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है? ठीक है, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है कौन सा कारक? तो ये सन स्पॉट है। जो सूर्य पे काले धब्बे पाए जाते हैं उसकी वजह से सूर्य तप की मात्रा में प्रभाव पड़ता है। तो इस पर विकल्प का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प 1 सही हो जाएगा, सन स्पॉट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फियोर्ड जो है किसके द्वारा
निर्मित एक लैंडफॉर्म है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं। तो फ्योर्ड जो है आपको पता है कि किसके द्वारा निर्मित है, हिमनद अपरदन के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है जो नॉर्वे स्कैंडिनेविया के आसपास अगर आप देखेंगे वहाँ पर पाई जाती है, फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, कटी जो संरचना होती है। प्रश्न संख्या 180, 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन महोदय के द्वारा किया गया था। जेम्स जीन महोदय ने क्या किया था, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जो कि किसकी व्याख्या करती थी, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करती थी। और ये जो है कब दी गई थी, 1919 में दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 181, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है, कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। तो बहुत सरल, बहुत आसान है, विकल्प एक इसका सही उत्तर है, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय धारा है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 182 कि प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा क्यों कहा है। विकल्प है, पछुआ पवनें दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलती हैं। अगला विकल्प है, क्योंकि वे व्यापारिक पवनों की तुलना में उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अधिक मजबूत हैं। तीसरा विकल्प है हमारा कि पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी को यात्रा करती हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि 40 से 60 अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती हैं। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम होने की वजह से उनको विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में हो जाता है, अधिक क्षेत्र में हो जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाती हैं, अधिक प्रबल हो जाती हैं। स्थल भाग आने से अवरोध उत्पन्न होता है। दक्षिणी गोलार्ध में आपको पता है स्थल भाग कम है, जलीय भाग है, तो उनकी जो तीव्रता है वो बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए उनको जो है क्या कहा जाता है, 40 से 60 के बीच में क्या कहा जाता है, भयंकर पचासा या फ्यूरियस 50 उनको कहा जाता है। ठीक है, किसको, पछुआ पवनों को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है पश्चिपद डेल्टा का सही उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मिसिसिपी का डेल्टा है वो इस तरह का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा 183 का। अगला प्रश्न है 184, कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है। तो ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच तटीय क्षेत्रों पर मिलती हैं। उदाहरण के स्वरूप में आप देख सकते हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, है ना, वहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म में और बहुत ठंडे में सर्वाइव नहीं कर सकती। इनके लिए बहुत जो है गाद युक्त या बहुत स्वच्छ जल की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच एक निश्चित तापमान में ये सर्वाइव कर पाती हैं, जो कितना होता है, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। आगे हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो खनिज संसाधन के लिए समृद्ध है। अगला प्रश्न है कि कपली जिसकी सहायक नदी है, कपली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो आपको पता है कि कपिली जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। कपिली हो गई, दिहांग हो गई, लोहित हो गई, लोहित, बूढ़ी दियांग एवं धनसरी, ये सब नदियां ब्रह्मपुत्र में बाएं किनारे से मिलती हैं। किस तरह से मिलती हैं, बाएं किनारे से मिलती हैं। जबकि सुबनसिरी, ठीक है, भरेली एवं तिस्ता तथा मानस, ये सारी नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र में दाएं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, तो आप याद करिएगा, दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसरी, सुबनसिरी, भरेली, तिस्ता, मानस, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है और कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का जो भंडार क्षेत्र है वह जाना जाता है। कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील का पठार जो है वो खनिजों को भंडार के तौर पे जाना जाता है। और यहाँ पर
सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा खनिज मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, उसके लिए जाना जाता है। ब्राजील का पठार कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे, प्राकृतिक कृषि के जो है वो अन्वेषक थे, वो थे मसानोबा फुकुका। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक किसको कहा जाता है, मसानोबा फुकुका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, मतलब 12-12 घंटे होते हैं, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य दिन और रात की अवधि यदि बराबर होगी तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी। भूमध्य, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी तभी दिन और रात की अवधि बराबर होगी, क्योंकि यदि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ गई होंगी तो उत्तर की तरफ दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, है ना। और अगर दक्षिण में ये हो जाएगा तो इसकी व्यवस्था उलट जाती है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है तो दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है। प्रश्न संख्या हम लोग 190 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। पूछा है कौन सा इनमें रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, मतलब 3 जो है विकल्प वो रूपांतरित चट्टानों के हैं, जैसे संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट, ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। जबकि जो ग्रेनाइट है ये हमारा किस तरह की चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं कि अपक्षय का विचार संबंधित है। प्रश्न है कि अपक्षय का विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह गलत है। मौसम का दैनिक परिवर्तन गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है तो गलत हो ही गया। तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, मतलब जैसे कोई चट्टान है, इसका अपनी जगह पर ही टूटना फूटना, अपनी जगह पर ही टूटना फूटना किसी भी प्रकार से, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ये कहीं प्रवाहित नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें परिवहन नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पर ही टूटे फूटेगा तो उसको क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। ठीक है, चट्टानों का सूक्ष्म कणों में विभक्त होना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पंजसीर की घाटी अवस्थित है, तो पंजसीर की घाटी जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक प्रभावित हैं। ठीक है, अधिक प्रभावी हैं। अगला है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ये बात भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो पूर्वी तट है भारत का, वो अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। और आपको पता है कि सभी चक्रवात समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और उनकी दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। तो अगर हम इस तरह बात करें तो कोई चक्रवात यहाँ उत्पन्न हो रहा है तो कहाँ जाएगा, इधर ही तो जाएगा ऐसे। तो जो पूर्वी तट है भारत का, ये सर्वाधिक जो है चक्रवातों से प्रभावित होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि वन एक नवीकरणीय संसाधन है। वन एक नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बात बिल्कुल सही है कि वनों का विनाश हो जाता है लेकिन हम उनका जो है पुनरुत्पादन कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दोनों बातें सही हैं और वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ नगर दिए गए हैं और उनका मिलान करना है कि वो किस उद्योग से संबंधित हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें, जो सबसे फेमस है हवाना। ठीक है, हवाना किस लिए प्रसिद्ध है, सिगार के लिए। तो अगर हम बात करें, सी का 2 हो गया। ठीक है, नगोया कहाँ है, जापान में है, ये सूती वस्त्र के लिए हो गया। तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया। डिट्रायट अभी बताया था, झील के तट पर स्थित है, यूएसए का एक नगर है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए। अनसन जो है लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4321 हमारा किस विकल्प में है, विकल्प बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 4321। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। सही बात है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों का है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। इसको थोड़ा रोक के रखते हैं। अगला है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत भंडार पाए जाते हैं। गोंडवाना कालीन कोयला, ये भी सही है। तो ए बी डी बिल्कुल सही है। सी विकल्प जो गलत है, भारत का पश्चिमी समुद्र तट नदियों की जमाव की क्रिया द्वारा निर्मित नहीं हुआ है। 2 कारण है। पहला कारण है कि
इधर की नदियाँ बहुत छोटी हैं और उनमें अवसाद नहीं है, ढाल तीव्र है, ठीक है, और वो एक कगार है। आपको पता है जो पश्चिमी तट है वो क्या है, एक कगार है, तो वहाँ पर जो मैदान है वो बहुत संकरे हैं, ठीक है, उनके निर्माण में नदियों का योगदान शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, ठीक है, मृदा अपरदन से अधिक क्षेत्र चंबल घाटी प्रभावित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बृहत ज्वार भाटा आता है, बृहत ज्वार भाटा जो है आता है। 4 विकल्प दिए गए हैं कि जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, यही बिल्कुल सही है। समकोण होते हैं तो वहाँ पर न्यून ज्वार आता है। तेज हवा चलती है, रातें ठंडी, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब इस एक सीधी रेखा में होंगे तो इनके आकर्षण शक्ति जो है अधिक लगेगी और उच्च ज्वार होगा, ठीक है, या बृहत ज्वार उसको हम लोग कहते हैं। जब इस समकोण की स्थिति में हो जाते हैं तो इनका जो है विपरीत लगने लगता है आकर्षण बल और जो है लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, इस टेस्ट का, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो ऐसे केरल, ऐसे तमिलनाडु की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प सी सही हो गया। इस जो है प्रैक्टिस सेट, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था, उसके 50 प्रश्नों को हमने देख लिया है। कुल हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, जिसमें हमने लगभग 200 प्रश्नों पर चर्चा करी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ रिपीटेड प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगर रिपीटेड प्रश्न गलत होते हैं तो हम मेरिट में नीचे आ जाएंगे वैसे ही। इसलिए आप इन वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, और यदि इसमें आपको कोई गलती दिखाई देती है, कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो गया हो, कोई फैक्ट गलत हो गया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो है जो प्लेलिस्ट दी गई है उसको जाकर के देखिए, उसमें TGT PGT सभी पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।